Okay, so good morning, all of you. My name is Deepa Solanki, and I am your TPO head. Basically, I am handling training and placement department in your college, and I am also a counselor, जो कि आप लोग आते ही नहीं हो काउंसलिंग के लिए. तो काउंसलिंग हैंडल करते हैं. तो बेटा आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन. किसी के सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे प्रेजेंट करना है. बेसिकली जो आपकी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि आज भी हमारे कॉलेज में एक कंपनी आने वाली है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे वांट, दे विल चेक योर पर्सनैलिटी एंड दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है. फर्स्टली यू विल गो एंड सिट. सिट के लिए क्या है? विदाउट परमिशन जाते ही बैठना नहीं है. उन्होंने बोल दिया आइए और आप जाके बैठ गए. नो, वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स. उनके ऑर्डर का वेट करिए कि वो आपको बैठने के लिए बोले, देन सिट. और अपने हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखें. ये हैंड मूवमेंट, ये सब ऐसे, ये सब नहीं करना है. बिकॉज इससे क्या शो होता है कि आप लोग डीमोटिवेटेड और नर्वस है सबसे ज्यादा, ठीक है. तो नर्वस नहीं होना उस चीज के लिए. और इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन द इंट्रो? यस, सेल्फ इंट्रो में नेम, ठीक है. योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? यस, ठीक है. एंड मदर्स ऑक्यूपेशन. और ये जो आप हाउसवाइफ बोलते हैं ना, ये वर्ड थोड़ा सा पुराना हो गया है. अब इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए? यस, होम मेकर, ठीक है. तो फादर्स नेम, बहुत लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं, काफी स्टूडेंट्स का जो इंट्रो देखा है ना, उसमें वो क्या बोलते हैं? माय फादर नेम इज. माय फादर नेम नहीं होता, माय फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम या फिर मेरी मम्मी का नाम. तो हमेशा उनके साथ में एक एपोस्ट्रोफी और एस यूज करना है, ठीक है. जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे तो वो आपके इंट्रोडक्शन का नेगेटिव पॉइंट रहेगा, ठीक. उसके बाद जो आप अपना एजुकेशन देते हैं ना, एजुकेशन इंट्रो देते हैं, ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड जो बताएंगे, उसमें आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम परसुइंग MSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फ्रॉम वेदांता कॉलेज, ठीक है, वेदांता PG गर्ल्स कॉलेज इन दिस एंड दैट सब्जेक्ट, ठीक. वो हो जाएगा. और उसके बाद में देन यू विल गिव इंट्रो ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन आपने कहां से कंप्लीट करी, ठीक, ग्रेजुएशन का देंगे. देन 12th. परसेंटेज मैंडेटरी नहीं है, मतलब परसेंटेज कंपलसरी नहीं है, आपको देनी है दीजिए, नहीं देनी. अगर वो सामने से पूछे कि व्हाट वाज योर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन, तो आप उसको बताइए. अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी टू इंट्रोड्यूस योर परसेंटेज टू अदर पर्सन, ठीक है. वो जरूरी नहीं है, वो बाद में अपना उसमें मार्कशीट में चेक कर लेगा. देन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 12th में क्या परसेंटेज रही, या फिर 12th में कहां से किया, स्पेशली बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है. फिर 10th कहां से किया है, ठीक है. इसके बाद में आपकी सिबलिंग्स. सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन, कि आपके कितने भाई बहन हैं, ठीक है. और अगर उसमें कोई कुछ कर रहा है तो आप वो भी, जितना आपको अपना एलोबरेट करना है, जितना बढ़ा के बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक. फिर उसके बाद हॉबीज, आपकी क्या क्या हॉबीज है. हॉबीज आप वही बताएंगे जिनके बारे में आपको नॉलेज हो. कल को ऐसा नहीं हो कि आप कह दो कि रीडिंग बुक्स, अब वो बुक्स में पूछने लग जाए कौन सी बुक्स, नॉलेज है नहीं. कॉलेज बुक्स तो सब पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जैसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं बहुत लोग, है ना. तो उसका आपको ऐसी हॉबी रखिए. या किचन में भी जैसे बहुत लोग बोल देते हैं माय हॉबी इज कुकिंग. मान लो वो कुकिंग में कोई रेसिपी पूछने लग जाए, है ना. कुकिंग में बहुत लोग पूछने लग जाते हैं कि कोई एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट बताइए जो कि सब्जी को स्वाद बना देता है. फिर क्या बताओगे उसमें? या फिर ये बताइए कि सब्जी में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डाइजेशन के काम आती है. डाइजेशन पता है ना, ठीक है. तो ये चीजें, ऐसी हॉबी बताओ जिसके बारे में आप फर्दर उनको बता भी सको कि हाँ इसकी हमें नॉलेज है, ताकि वो लोग ये समझे कि हाँ बच्चे को पता है कि हमें, मुझे कौन सी हॉबी बतानी है, कौन सी नहीं बतानी. फिर उसके बाद में
आपकी कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है, लाइक आपने कोई कोर्स कर रखा है, कोई लैंग्वेज कोर्स कर रखा है, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, तो फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, ऐसी कोई लैंग्वेज आती है, या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है, आजकल इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो कोई लैंग्वेज कोर्स कर रखा है, नहीं कर रखा है, ये सब चीजें है ना। जैसे आपको सिलाई भी आती है, आर्ट्स वालों में क्या होता है, बहुत सिलाई का वो रहता है ना, तो सिलाई वगैरह, सुइंग वगैरह आती है, तो आप उस चीज को भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए ना, मान लो वो आपको बीच में इंटरप्ट करे, रोक देंगे, ठीक है, तो रोकेंगे भी तो भी आपको क्या करना है, वेट करना है, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लिसन टू हिम और हर केयरफुली, उनको ध्यान से सुनिए, तब उसको पॉज लेके आंसर करिए। हाँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप तो अपना इंट्रो रेडी रखो ना। हाँ, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूछने के लिए, आप अपना देते रहो। ये क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन बेसिकली देखो, वो तो रिज्यूमे भी आपका प्रोवाइड कर देगा, आपका इंट्रोडक्शन वो भी देगा, ये होता है आपकी पर्सनैलिटी चेक, इससे आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, ठीक है। तो बेसिक क्या चेक होता है, एक तो आपका सिटिंग पोस्चर, आप कैसे बैठे हो, दूसरा कॉन्फिडेंट कितने हो बोलते टाइम, वाइल स्पीकिंग हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और दूसरी बात नर्वस तो नहीं हो, ठीक है, और आप जो चीज बोल रहे हो क्या आपको खुद को उसकी नॉलेज है या नहीं है, आप अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर सकते हो। हम क्या होता है, कभी कभी अपने घर में भी ऐसे होता है, घंटों घंटों तक चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है ना बात करने के लिए। जबकि कोई आपके घर पे मान लो कोई गेस्ट आ जाए, बाई चांस कोई आते हैं, बहुत लोग है ना, तो गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, हम दो बातें करते हैं, हाँ कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया, ओके, और क्या चल रहा है, ठीक है, हो गया, उसके बाद तो अपने आप को इतना आप ग्रूम करो, आगे करो कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको और सामने वाले से ऐसे बात कर सको कि उसको भी लगे कि हाँ बात तो कुछ है, कॉन्फिडेंस तो है बात करने का, क्योंकि आप कल को कहीं कंपनी में जॉब करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, नॉट इन कंपनीज, ऑल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप आजकल इंटरव्यूज देखते होंगे, कितने सारे यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूअर डालते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें वो एक एक चीज चेकआउट करते हैं, आदमी के गेट खोल के अंदर घुसने से लेके बैठने तक, उसका ड्रेसिंग सेंस, देन उसके बाद उसका हैंड पोस्चर, बैठने का तरीका, वे ऑफ सिटिंग, और जो वो बात बोल रहा है उसके लिए वो कितना कॉन्फिडेंट है। बीच में इंटरप्ट करने का पता है क्या प्रोसेस होता है, क्यों वो बीच में इंटरप्ट करते हैं, उसमें ये इंटेंशन होती है कि हम जैसे मान लो कोई चीज रट के चले जाएं, ठीक है, रट के चले गए, तो रटने के बाद क्या होता है, अगर हम बीच में अगर कोई रोक दे आके, तो हमारा क्या हो जाता है, अटक जाता है, फिर वो मामला आगे बढ़ता ही नहीं है ना, हम उस बात को कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारा क्या था, एक ब्रेन ने हमारे कमांड ले रखी थी कि इसको इस तरीके से फ्लो में लेके जाना है। वहीं अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, आप खुद उस चीज को समझ के गए हो कि मुझे ये चीजें, इंट्रो होता है बेसिक इंट्रो, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो कोई आपको इंटरप्ट भी कर देगा और फिर वो बाद में बोले ओके नाउ यू कैन कंटिन्यू, कि आप आगे बोल सकते हैं, जो आप बोल रहे थे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 1 सेकंड का पॉज लेंगे और दोबारा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें सब जगह गवर्नमेंट में भी ये चेक किया जाता है। अब ऐसे नहीं है ना कि हम एक सिंपल साड़ी पहन के चले गए प्लेन बॉर्डर वाली और उसके साथ में इंटरव्यू में और चमकीले इयररिंग्स डाल के चले गए बड़े बड़े, उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें रेडी होना पड़ता है ना, शादी का लहंगा पहन के तो नहीं जा सकते ना, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, लाइक जैसे क्या होता है एमएनसीज वगैरह में गर्ल्स जो जॉब करती हैं, आपने उनके ड्रेसिंग सेंस देखे, कोई तो बात होती है ना उनमें, क्योंकि वो पूरा ग्रूम होके आते हैं, अपने तरीके से आते हैं ग्रूम होके, उनको पता है कौन से ट्राउजर के साथ कौन सी शर्ट का कलर मैच करेगा, ये भी होता है। और इवन जो आप ट्राउजर पहन रहे हो उसके साथ कौन से सॉक्स मैच करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉक्स की मैचिंग भी फिक्स होनी चाहिए, साथ में शूज, कैसे शूज आप पहन रहे हो,
शूज का भी एक पोस्चर होता है, जो आप शूज पहनते हो ना, कि स्पोर्ट्स शूज के साथ में कैसी पैंट आपको पहननी है, फॉर्मल के साथ में कैसे शूज पहनने हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही आती है, जो हम आप लोगों को सिखाते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए अपने इंट्रो का हमेशा ध्यान रखें और अपने इंट्रो में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें। और आपकी हॉबीज जो भी है, जिसकी भी कोई भी हॉबी हो, लाइक सिंगिंग और लिसनिंग म्यूजिक, और साथ में प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, या फिर क्या है, स्टडिंग। स्टडी तो क्या, हॉबी तो है नहीं, ये तो स्टडी तो क्या होता है बेसिक, ये तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है ना। तो रीडिंग नॉवेल्स और रीडिंग बुक्स, तो वो पूछेंगे कि सिंगिंग में कौन कौन से कैसे गाने सुनते हो आप लोग, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मुझे स्लो सॉन्ग्स पसंद है, मान लो सैड सॉन्ग्स पसंद है, कौन से सिंगर के पसंद है, आपने कोई सिंगर का नाम ले दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, लता मंगेशकर मेरी आइडल है। क्या आपको लता मंगेशकर के बारे में कुछ पता है? कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट लता मंगेशकर? तो वहां पे क्या होता है, आदमी या तो उसको पूरी, वो डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, तो वो उस चीज को बोल सकता है। अगर वो डेडिकेटेड ही नहीं है, वो जस्ट उसने क्या करा था, एक इंट्रो में ऐड करने के लिए हॉबी डाल दी थी, कि क्या पता सामने वाला लता मंगेशकर का नाम सुन के इम्प्रेस हो जाए, है ना। होता है ना कि भाई क्या पता मैं भी लता मंगेशकर की फैन निकलूं और इमोशनल हो जाऊं आपके साथ में, कि वाह यार ये भी लता मंगेशकर का ही फैन है। तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को जब भी इंट्रो दो ना, तो अपनी हॉबीज को हमेशा क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, कि हमसे कोई कुछ भी पूछ ले, हमारी जो हॉबी है वो तो एकदम हमारे दिमाग में छपी हुई है, कि हमें किस चीज को कैसे बताना है, कल को वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और अपने रिज्यूमे पहले से पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग क्या है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो ये आगे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अभी प्लेसमेंट वगैरह चलते ही रहते हैं अपने कॉलेज में, तो उसके लिए क्या है, कभी भी आपको मान लो बुला लिया जाए कि आ जाइए आप रिज्यूमे लेके आ सकते हैं, तो रिज्यूमे ऑलवेज रेडी रहेगा, तो आप कभी भी आके, और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाला मान लो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है और आप चल रहे हो अलग ट्रैक पे, रिज्यूमे आपका अलग ट्रैक पे है, रिज्यूमे कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हो, दोनों चीजें मैच भी तो करनी चाहिए ना, है ना, सही बात है ना, ठीक है। तो उसके लिए अब एक और चीज करिए कि आप धीरे धीरे इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करिए। पहले तो प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश रीडिंग बहुत जरूरी है। कैसे, खुद ही बता दो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप अपने जो एक्सेंट में बोलते हो। गेम, जैसे हम बोलते हैं गेम होता है, वो बेसिकली मैंने बहुत लोगों के मुंह से क्या सुना है, गैम। गैम कोई वर्ड ही नहीं है, गेम होता है। और एक सबसे कॉमन वर्ड है जो यहाँ का, टैप। फर्स्ट टाइम अगर कोई बाहर का आदमी सुनेगा आप बोलोगे टैप दे दो, तो वो पता है क्या सोचेगा, आप पानी के नलके की बात कर रहे हो, जबकि टेप होता है, TAPE। हम टेप मांगेंगे तो टेप बोलेंगे ना, हम टैप क्यों बोल रहे हैं। तो उन पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करिए धीरे धीरे करके, और उन चीजों को रीड करना स्टार्ट करो। पहले तो डेली का एक प्रोसेस बना लो कि हमें चाहे न्यूज़पेपर हो या कोई, हम चाहे कोई नोवेल ही क्यों ना पढ़ रहे हो, बहुत सारी नोवेल्स है ना, इंटरेस्टिंग नोवेल्स होती है, उनको आप पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ते टाइम उनको रीड करो साथ साथ। रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि जैसे हम मानो फॉर एग्जांपल मैं अगर इंग्लिश शोज देखती हूँ या फिर उनके सबटाइटल्स पढ़ रही हूँ ना, तो वो मेरे माइंड में सेट हो जाते हैं धीरे से, वो फिर सेट रहते हैं। और कभी कभी अंदर ही अंदर मेरी खुद की रीडिंग चल रही होती है साथ में। तो हमारा माइंड क्या है, बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है, नैनो सेकंड्स में, तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है, चलता रहता है। अगर मुझे मान लो कोई आज मुझे बोले ना कि आपको 10 सेंटेंसेस बोलने हैं इंग्लिश में अपने बारे में, तो वो मेरे दिमाग में तो हिंदी में चल रहे होते हैं, बट वो जब निकल रहे होते हैं ना तो वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो ये भी तो क्या होता है, एक आर्ट ही होती है ना, कि आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि आप अंदर तो हिंदी में सोच रहे हो पर बोलते टाइम आपकी इंग्लिश कॉन्फिडेंटली आ रही है, जो कि बहुत जरूरी है। आजकल कोई भी आपसे बात करता है तो क्या होता है, बाहर आप कहीं बात करते हैं किसी से जाके, इतना कंपटीशन है, आप किसी से बात करेंगे तो वो क्या है, अगर वो इंग्लिश में बात करता है
तो आपको उसको रिवर्ट भी तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा ना, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रीडिंग शुरू करिए, सबटाइटल्स पढ़ना शुरू करो, वर्ड्स को पढ़ो, प्रोनाउंस करिए। प्रोनाउंसिएशन में कल परसों भी हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, कोई भी वर्ड होता है ना जो हम पढ़ते हैं फोनिक्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश फोनिक्स में और स्पोकन में बच्चों को यही सिखाया जाता है। हिंदी में जो हम कहते हैं जिसको संधि विच्छेद, तोड़ तोड़ के वर्ड्स का जो मीनिंग है ना, तोड़ तोड़ के प्रोनाउंसिएशन बनाइए और देन उसको जोड़िए, तो अपने आप बनेगा वो वर्ड। डिक्शनरी बहुत बड़ी है, इतनी वास्ट है कि कुछ वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि हमें भी सारे वर्ड्स आते हैं, बट हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना उसको अपने अंदर, उसको धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तभी तो उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए भी एकदम न्यू होते हैं, है ना। सबको पता है एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सिनोनियम सुने होंगे ना, सिनोनियम एंटोनियम पता है ना क्या होते हैं, बताओ। इनको तो पता है, इनका मुझे पता है, आप बताइए सिनोनियम एंटोनियम क्या होते हैं। इसको फाइंड आउट करने का भी मैंने एक बहुत इजी वे बताया था बच्चों को कि इसको कैसे आप पता लगा सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या है, हम इंग्लिश एग्जाम में जैसे बेसिकली 10th और 12th के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिनोनियम एंटोनियम नाम से तो सेम वर्ड लग रहे हैं, बट मैं तो भूल गई कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बताओ इसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, बताओ। यस, हाँ, ठीक है। सिनोनियम होते हैं पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं ना, या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची भी बोलते हैं ना उनको, इस शब्द का पर्याय, हाँ, समानार्थी शब्द और जो बोलते हैं। तो सिनोनियम का क्या मतलब होता है, सेम, इस वर्ड के जैसा सेम वर्ड ऐसा ही जिसका मीनिंग सेम हो दोनों वर्ड्स का। और एंटोनियम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, उल्टा, थिन